हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट वन आपका ज्यादातर इसमें जो है थियरी है। लास्ट में सिर्फ एक जो आपका जो न्यूमेरिकल है, कुछ न्यूमेरिकल्स है। तो ज्यादा थियरी है यूनिट वन में, इसलिए मैं पहले यूनिट वन लेके आया हूँ। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट वन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 3 नंबर और 7.5 नंबर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। तो देख लेते हैं एक बार यूनिट वन को यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले इसमें हम मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या लिखा हुआ है। तो मीनिंग में पहला पॉइंट लिखा हुआ है एफएम, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट refers to the efficient and effective management of money fund in such a manner as to accomplish the objective of the organization। अब अगर हम फाइनेंशियल को और मैनेजमेंट को अलग अलग टुकड़े में करेंगे, तो दो टुकड़ा इसका होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंशियल का मतलब आपका हो गया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिलेटेड होती है फाइनेंस से, जो भी रिलेटेड होती है फंड से। और मैनेजमेंट का मतलब चीजों को मैनेज करना। अब आपको पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, जो कि किसी भी चीज को मैनेज करने में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका हो जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है मीनिंग में, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कि हम किसी भी अपने फंड को, अपने मनी को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करें। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन सच अ मैनर टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अकम्प्लिश होगा, वो कंप्लीट होगा, उस गोल को हम अचीव करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें यही बताया जाएगा अलग अलग तरीकों से, अलग अलग यूनिट्स में, कि हम अपने फाइनेंस एक्टिविटी को, हम अपने फंड्स को, हमारी डिविडेंड को, हमारे शेयर को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें आगे क्या लिखा है, इट इज मेनली कंसर्न विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड। इसमें क्या होता है कि हम प्रॉपर मैनेजमेंट, अपने फंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद इसमें लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू मैनेज फंड। देखिए, जब भी हमारे हमें अपने फंड को, हमें डिविडेंड पॉलिसी या फिर शेयर्स को, किसी भी चीज को जो रिलेटेड हो फाइनेंस से, अगर हमें मैनेज करना होगा, तो उसमें हम 5 चीजों का यूज जरूर करेंगे। वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पांचों मैनेजमेंट के फंक्शन होंगे। आपने पहले भी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, और कई बार आपने बीबीए में भी इस चीजों को पढ़ा होगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। ये क्या करती है, किससे डील्स करती है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से ये डील करती है। और इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस में होता है, आपके बिजनेस में होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी कंपनी में होता है। तो आपको एफएम का मीनिंग यहाँ पे क्लियर होगा कि एफएम हमारा क्या होता है। एफएम हमारे फंड को जो है मैनेज करके चलता है, हमारी जो मनी होती है उसको मैनेज करके चलता है। इसमें 5 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट के। तो आगे चलते हैं, तो आगे इसमें देखिए स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कुछ स्कोप्स होते हैं। पहला हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हम अपने फाइनेंशियल को, हमारे जो फंड्स होते हैं उनको क्या करते हैं, प्लान करके और कंट्रोल करके चलते हैं। प्लानिंग कंट्रोलिंग के बीच में वो सारे फंक्शन आ जाते हैं मैनेजमेंट के। फिर हो जाता है रेजिंग कैपिटल। फिर हम कैपिटल रेज करते हैं। कैपिटल दो तरह के होते हैं, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। तो हम स्कोप हमारा मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी हो जाता है कि हम अब कैपिटल रेज करते हैं। उसके बाद हो जाता है एनालाइजिंग एंड रिसर्च फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसको हम एनालाइज करते हैं। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो जाता है, हमारी बैलेंस शीट हो जाती है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है। इन सब चीजों को क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद जब हम कैपिटल रेज कर देते हैं, तो हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग कैपिटल। देखिए, ये भी हमारा एक स्कोप हो जाता है। फिर हमारा हो जाता है मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क। हमारे जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो हम हर चीजों को मैनेज करके चलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है वो भी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। रिस्क अनसर्टेनिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो फाइनेंस रिस्क को भी हम मैनेज करते हैं यहाँ पे, ये भी हमारा स्कोप हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। स्कोप से एक मतलब कि हमारा गोल क्या है। तो हम अपने रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर रहे हैं।
फिर अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखिए ये यूनिट आपका काफी छोटा यूनिट है, बहुत ही ज्यादा छोटा यूनिट है। लेकिन इसमें जो दो टॉपिक है मेन, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहले सबसे तो इसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव का नाम है, ये देख लेते हैं। पहला हो जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी बिजनेस है, तो यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइजेशन यानी कि प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट बढ़े। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम अपने फाइनेंस को मैनेज करके चलेंगे, अपने फंड्स को मैनेज करके चलेंगे, तो आगे चल के हमें प्रॉफिट मिलेगा। फंड को मैनेज करने का मतलब ये हो गया कि हम सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगह कैपिटल रेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद सेकंड इसमें हो जाता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ का मतलब कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी कितना ग्रो करे, तो ये सारी चीजें इसमें। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो चाहेगी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेल्थ हो। उसके बाद थर्ड इसमें हो जाता है प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी आता है कि हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम फाइनेंस जब मैनेज करते हैं, अपना जब फंड्स मैनेज करते हैं, तो उसमें हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। उसके बाद हो जाता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, जैसे टू अचीव गोल फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजर हैज वेरियस टूल ही सी कैन यूज। जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं वो कई सारे टूल्स यूज करते हैं अपने फंड्स को जो है, अपने फंड्स को मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, अगर हम ये सब करते हैं तो हमारी इम्प्रूव इफिशियंसी यानी कि इफिशियंसी बढ़ती है हमारी। उसके बाद अगर हम ये सब करते हैं तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमारा जो रिस्क है वो रिड्यूस रिड्यूस हो जाता है, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है रिस्क की। उसके बाद बैलेंस स्ट्रक्चर, यानी कि बैलेंस स्ट्रक्चर यानी कि लोन, इक्विटी, बॉन्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें बैलेंस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। फिर फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, हमें आगे चल के हमें कितने फाइनेंस की जरूरत है, कितना फंड हमें और चाहिए, इस चीज का हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मेजर सक्सेस, यानी कि हम अपने ग्रोथ, अपने सक्सेस, अपने वेल्थ को हम मेजर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या हो रही है, एम्प्लॉयज की ग्रोथ क्या हो रही है, इस चीजों से हम मेजर कर सकते हैं। फिर बिजनेस सर्वाइवल, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम ये देखते हैं कि हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, इस टॉपिक के बाद आपका एक मेन टॉपिक आएगा, जो कि आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पूरे वीडियो का, और आपका ये 100% आपके पेपर में आएगा। तो वो यही दोनों टॉपिक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक है ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हम देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। अब अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब मॉडर्न वे में कहा जाए तो प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है, कि मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्राइवेट लिमिटेड है, अगर वो अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो उसका एक मेन जो है मोटिव रहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट हो। तो ये इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पहला पॉइंट जो है ये हो जाता है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट ये है, दिस इज अ नेचर ऑब्जेक्टिव दैट द प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइजेशन। इसका नेचर ऑब्जेक्टिव, नेचुरल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हमारा प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइजेशन हो, यानी कि प्रॉफिट जो है वो बढ़े। थर्ड पॉइंट इसमें ये हो जाता है, प्रॉफिट टू बी कंसीडर्ड टू बी गुड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ इफिशियंसी। अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पर्सन या फिर किसी भी मैनेजर या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी चेक करनी हो, तो वो हमें प्रॉफिट जो है शो कर देता है। अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम उससे ये भी मेजर कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा है कि नहीं, गुड स्टैंडर्ड है कि नहीं, और इफिशियंसी कैसी है। उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हेल्प टू ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ और सर्वाइवल में भी हेल्प करती है। उसके बाद आपका मतलब ये पॉइंट है, इफिशिएंटली एलोकेशन एनी एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का हम एलोकेशन यानी कि अलग अलग जगह पे बांटना इफिशिएंटली कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, और उनका अच्छे से यूज कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से।
उसके बाद आपका हो जाता है मेजरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस डिसीजन। जो भी हम बिजनेसेस में डिसीजन ले रहे हैं, अपने जो भी मैनेजर या फिर कोई एचआर या फिर कोई भी डिसीजन लेता है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। अगर वो सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से चेंजेस ला सकते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर हमारे प्रॉफिट में मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, अगर हमारी प्रॉफिट बढ़ रही है, हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमिक डेवलप कर रही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यही सोचती है कि हमें अभी के लिए प्रॉफिट हो जाए, ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इसमें प्रॉफिट हो जाए, तो ये एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। आप ये याद रखिएगा। तो ये हो जाता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेल्थ और प्रॉफिट, ये और ये। तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या लिखा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि वेल्थ का मतलब मैं बता देता हूँ। किसी भी कंपनी को आप बोलते हैं कि इसका वेल्थ क्या होगा, इसका वेल्थ क्या होगा। आप कहते हैं कई बार कि मुकेश अंबानी का वेल्थ क्या है इस समय, मतलब वैल्यू क्या है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, वो सब हम उसमें पूछते हैं। तो इट इज आल्सो कॉल्ड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसको हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ही बोलते हैं। The word wealth and value significant the worth to the owner of the business, that is market price of share। जो भी हमारी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होती है, वो अगर बढ़ रही है तो उसी को हम वर्थ कहते हैं। क्या उसकी वर्थ क्या है? शेयर की जो प्राइस होती है उसी को देख के हम कहते हैं, उसी की वैल्यू को देख के कहते हैं। फिर इसमें जो है थर्ड पॉइंट हो जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म होता है। हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, अगर हम जैसे मान लीजिए 1000 का कोई भी शेयर है, तो आगे बढ़ के वो मतलब आगे चल के वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हम सोचते रहते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इंक्रीज वैल्यू ऑफ बिजनेसेस। देखिए, बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर लिखा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फोकस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये किस पे फोकस करता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर। यानी कि ये फ्यूचर के बारे में फोकस करता है कि फ्यूचर में क्या, किस टाइम पे क्या वैल्यू होगा इस मनी का। तो ये इस पे फोकस करता है। उसके बाद आपका हो जाता है गिव डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट ऑफ क्लियर डिविडेंड पॉलिसी। जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी होती है उनको मैनेज करने के लिए डायरेक्शन देता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर आपका हो जाता है फोकस ऑन इंक्रीज वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी इन लॉन्ग टर्म। देखिए, क्या करता है, इस किस चीज पे फोकस करता है? स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करने पे। उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट जो उसमें हो जाता है, इट कंसीडर्ड रिस्क। रिस्क, इसमें रिस्क ज्यादा रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क आपका कम रहता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अगर आप चाहें तो एक पॉइंट यहाँ पे और लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं लो रिस्क होता है इसमें। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम भी बोलते हैं इसको। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके पेपर में जो है पूछ देता है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे, द वैल्यू ऑफ मनी चेंज विथ टाइम। मतलब कि जो वैल्यू मनी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ चेंज होती है। अब आपने कई बार सुना होगा, जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि पहले के टाइम पे तो मुझे 10 रुपए में जो है 20 पेन मिल जाते थे, लेकिन आज का टाइम क्या है, 10 रुपए में सिर्फ आपको 2 या 1 पेन मिलता है। तो समय के साथ जो मनी जो है वो चेंज होता रहता है, उसकी जो वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। ये जैसे लोग कहते हैं कि पहले के टाइम में तो 100 रुपए में मुझे पता नहीं क्या क्या मिल जाता था, आजकल आपके लिए 100 रुपए में कुछ मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या है, मिल जाता है, लेकिन जैसे काफी वैल्यूएबल चीज जो होती है वो नहीं मिलती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा है उसमें कहा गया द परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइंस ओवर टाइम। देखिए, टाइम के हिसाब से आपकी जो मनी की परचेजिंग पावर होती है ना वो घटती जाती है। उसके बाद इन्फ्लेशन हैज हाँ, इन्फ्लेशन एज निगेटिव इफेक्ट ऑन द टाइम वैल्यू एंड मनी। टाइम वैल्यू और मनी पे इन्फ्लेशन हमारा क्या है, निगेटिव इफेक्ट डालता रहता है, बिकॉज यूज परचेजिंग पावर डिक्रीज एज पर प्राइस राइज। देखिए, जो हमारा परचेजिंग पावर है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है।
उसके बाद देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग ये आपका न्यूमेरिकल का दोनों पॉइंट है। फिर भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल कराना यहाँ पे जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो कंपाउंडिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट सम इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, इट इज टू बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंडिंग का मतलब आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो बार बार लगता है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये वैल्यू है, इस पे 3 साल में ये इंटरेस्ट लग के 8% का इंटरेस्ट लग के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंपाउंडिंग कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ, हाँ, द द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट। जो प्रेजेंट में आपकी फ्यूचर वैल्यू दी हुई है उसमें आप क्या करेंगे, अपने जो इंटरेस्ट को है उसमें ऐड कर देंगे तो आपका कंपाउंडिंग निकल जाएगा। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर सम। जो फ्यूचर सम हमें दिया होता है, देखिए जैसे इंटरेस्ट निकाल के आपको दिया होगा 1 लाख, अब उसमें से आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट माइनस करना होगा। तो इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे तो आपका जो है प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो यही होता है कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में डिफरेंस। देखिए कंपाउंडिंग क्या होता है फिर से बता रहा हूँ, आपको वैल्यू दी होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट लगा के बताना होता है, फ्यूचर वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग में क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। कंपाउंडिंग में हम इंटरेस्ट प्लस करते हैं तो फ्यूचर वैल्यू आती है प्रेजेंट से, और डिस्काउंटिंग में फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू आती है माइनस करके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, डन बाय रिमूविंग द एक्यूमुलेट कंपाउंड स्ट्रेट इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर ईयर। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। क्या एक फाइनेंशियल मैनेजर का डिसीजन हो सकता है, आप आपको ये बता दूं कि ये सारे जो पॉइंट होते हैं यही आपके जो है न्यूमेरिकल्स में आते हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है, एक तरीके से कुछ न्यूमेरिकल भी है इसमें और कुछ थियरी है। यही सारे आपके जो यूनिट है, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारे जो है टॉपिक होते हैं इसमें। तो पहला इसमें हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। एक मैनेजमेंट मैनेजर जब डिसीजन लेता है तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, जैसे जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है। शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम के लिए होता है। फाइनेंशियल डिसीजन में आपका लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाता है। और डिविडेंड डिसीजन में आपका ये आपका ये जो तीनों मॉडल है आपको 100% पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपके पेपर में आता ही आता है। ये लास्ट यूनिट में है शायद, आप देख लीजिएगा। वेल्टर मॉडल है, गार्डन मॉडल है और एमएम मॉडल है, मोदी करके ये तीसरा वाला मॉडल है कुछ, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अगर चाहेंगे तो लीवरेज पढ़ लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ लीजिएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स जो है आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी ये वीडियो यही खत्म होती है, आपका यूनिट 1 यही खत्म होता है। इसमें जो न्यूमेरिकल है ये कंपाउंडिंग और इससे रिलेटेड है। तो ये काफी बार पूछा जाता है, काफी बार नहीं पूछा जाता, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।